C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समुंदर, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़, एपिसोड नंबर 4। इस मुल्क की अहम चीज़ें जहाज़ के ज़रिए अपने मुल्क में ले जाते हैं। इस सिलसिले में मुल्क के कुछ बड़े लोग हमारी मदद करते हैं। मसलन इस मर्तबा हमारी मदद वज़ीर ख़ारजा शेख जिब्रान ने की। उसकी मदद से हम इस मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को ले जा रहे हैं और जब तक हम अपने मुल्क में पहुंचेंगे, इनके मुल्क में किसी को उनके गायब होने का कानो कान पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो शख्सियत उस मौसम के मुकम्मल 15 दिन एक तफरीही मकाम पर गुजारती है और वहाँ उसके साथ कोई नहीं होता, बस मुलाजम होते हैं। मुलाजमों को हुक्म ये है कि चाहे अहम शख्सियत 15 दिन तक अपने कमरे से ना निकले, तुम दखल नहीं दोगे जब तक कि वो घंटी ना बजाएं। तुम उनके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। 15 दिन से पहले उनके मुल्क में किसी को पता नहीं चलेगा और इससे पहले कि ये हमारे मुल्क में होंगे, लिहाजा इनसे वहाँ खूब बदले चुकाए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको पता था कि ये लोग जहाज़ पर आएंगे। माहरीन ने कहा था कि इस बात का इम्कान है कि उन लोगों को किसी तरह पता चल जाएगा और ये जहाज़ पर आ जाएंगे। इसीलिए क्या, वो सब बोले। इसीलिए इंस्पेक्टर जमशेद को शहर से बाहर भिजवाया गया था। इनके करीबी दोस्त को एक बड़ी मुश्किल से 2-4 कर दिया गया। उसने मदद के लिए इंस्पेक्टर जमशेद को आवाज़ दी। इंस्पेक्टर जमशेद दोस्त के पास पहुंच गए। बस यहाँ था से थोड़ी सी गड़बड़ हुई। इंस्पेक्टर जमशेद बच्चों को शहर में ही छोड़ गए और ख़ुद चले गए और इस तरह ये लोग आखिर जहाज़ पर आ ही गए। लेकिन मुझे तो पहले ही बता दिया गया था कि इस बात का ज़बरदस्त इम्कान है कि ये लोग जहाज़ पर आएंगे, इसलिए मैं परेशान ना हुआ। फिर क्या हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। और अब ये लोग बिल्कुल बेबस हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन्हें दावत देते हैं कि यहाँ कुछ करके दिखाएं। यहाँ तक कहकर राडक रुक गया और उसके सारे अल्फाज उन्होंने आसानी से सुने थे, लेकिन वो कोई हरकत करने के काबिल नहीं थे। क्यों दोस्तों, हमारे इंचार्ज मिस्टर राडक दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं? क्रिस्टल हंसा। वो क्या जवाब देते, बेसुध पड़े रहे। अब उनके हमदर्द को भी ले आओ। नाम है जुंजू। वो इनका बहुत बड़ा हमदर्द है और इसी ने उन्हें फ़ोन करके खबरदार किया था, वरना ये जहाज़ तो चुपचापाते उनके मुल्क से रवाना हो जाता, इन्हें पता भी ना चलता। लेकिन ये शख्स आड़े आ गया। खैर कोई बात नहीं, अब हम इसे आड़े हाथों लेंगे। जल्द ही जुंजू को भी वहाँ ले आया गया और उसके चेहरे पर अब थकन झांक रही थी। पहले जब उन्होंने उसे देखा था तो काफ़ी तरोताज़ा नज़र आया, लेकिन अब बुझा बुझा सा था। ये बात राडार्क ने फ़ौरन महसूस कर ली। क्या बात है, पहले तो तुम बहुत तरोताज़ा नज़र आए थे, अब बुझे बुझे से हो। इन हजरात की वजह से अगर ये आज़ाद होते और कुछ करने के काबिल होते तो मैं ये ऐसा नज़र आता। ज़ाहिर है मैंने खुद को इनकी खातिर मुश्किल में डाला है। अब जब ये खुद भी फंस गए हैं तो चेहरे पर ताजगी कहाँ से लाऊं? बात तो माकूल है। वैसे जुंजू ज़रा देखो तो किस तरह बेबस पड़े हैं। अब अगर हम इन्हें उठाकर समुंदर में फेंक दें तो ये खुद को कैसे बचाएंगे? बिल्कुल ठीक सर, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्रिस्टल ने फ़ौरन कहा।
ओह भाई क्रिस्टल, इस वक्त मैं तुमसे नहीं इनसे बात कर रहा हूं, तुम चुप रहो। जी बहुत बेहतर, मैं चुप रहूंगा, क्रिस्टल ने फौरन कहा और उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हो गए थे। और जुंजू, तुम्हें भी अगर हम समुंदर में फेंक दें तो तुम क्या करोगे? यहाँ दूर दूर तक कोई साहल नहीं है। अलबत्ता क्या? जुंजू के मुंह से निकला। अलबत्ता हमारे रास्ते में एक जजीरा आ रहा है। हम उस जजीरे पर कुछ देर के लिए रुका करते हैं। वहाँ नारियल के बेशुमार दरख्त हैं। हम उन नारियलों को तोड़ तोड़ कर उनका पानी पीते हैं। सो मैंने सोचा है मिस्टर जुंजू को उनकी गद्दारी के सिले में इस जजीरे पर छोड़ दिया जाए। नहीं, जुंजू चिल्लाया। देखा तुमने दोस्तों, जजीरे का नाम सुनकर ये कैसे चिल्लाया है। उस जजीरे पर तन्हा रहना कोई आसान काम नहीं। इंसान उससे बेहतर मौत के घाट उतार दिया जाना पसंद करता है, क्योंकि वो जानना चाहते थे क्योंकि उसे आगे वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वो तो बेबस थे। उनके मुंह से तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। आखिर उसने कहा, क्योंकि जजीरे पर बिन मानस रहते हैं। बहुत लोगों को देखकर तो वो नज़दीक नहीं आते, लेकिन एक आदमी को फौरन घेर लेते हैं और फिर जो हशर वो इंसानों का करते हैं वो जुंजू अच्छी तरह जानता है। इसलिए मैंने उसके लिए इस जजीरे की सज़ा तजवीज़ की है। नहीं, वो फिर चिल्लाया। तब फिर जुंजू, इस सज़ा से बचने की एक ही सूरत है। और वो क्या मिस्टर राडाक? जुंजू ने फौरन कहा, ये कि तुम इन लोगों को अपने हाथों से उठाकर समुंदर में फेंक दो। नहीं, जुंजू मारे खौफ के चिल्ला उठा। तुम्हारे सामने तो फिर यही दो सूरतें हैं, या तो बिन मानस वाले जजीरे की मौत कबूल कर लो, या फिर नहीं करके कोई बात तय नहीं होगी। दो टोक फैसला सुना दो। मैं उसने कहना चाहा। देखा, मौत से डर गया। पहले कितनी बहादुरी से अरशे पर खड़ा नजर आया था और कह रहा था, मार दो मुझे गोली। अब क्या हुआ? राडार्क ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, वो तो मैं अब भी कहता हूँ, मार दो गोली। तो बिन मानस के जजीरे पर भी तो मौत ही मिलेगी। वो मैं बचपन से बिन मानसों से डरता हूँ। हैं, ये क्या बात हुई? बिन मानसों से डरते हैं, और वो भी बचपन से? बचपन में तुम्हारी मुलाकात बिन मानसों से कैसे हो गई? मैंने बिन मानसों की एक फिल्म देखी थी। ओह समझा, राडाक हंसा। फिर उसने एकदम संजीदा होते हुए कहा, तो भाई फिर आसान काम कर लो। जिंदगी भी मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा, खूब ऐश करोगे। लिहाजा मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसने जज्बाती अंदाज में कहा। बस तो फिर बिन मानसों के जजीरे में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो देखो, वो रहा बिन मानसों का जजीरा, कप्तान ने राडक ने एकदम इशारा करते हुए कहा। उन सब की नज़रें उस तरफ उठ गईं। काफ़ी फासले पर एक जजीरे के आसार वाकई नज़र आ रहे थे। उसके बुलंदो बाला दरख्त बहुत तेज़ी से झूम रहे थे। ऐसे में उन्होंने सुना राडाक कह रहा था, बल्कि मैंने एक फ़ैसला किया है। अब तुम लोगों को साथ लिए फिरने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें भी जुंजू के साथ उस जजीरे पर छोड़ देते हैं। होश आने पर तुम जजीरे पर घूम फिर सकोगे, नारियल खा सकोगे और बिन मानसों से मुलाकात कर सकोगे। वैसे सुना है उस जजीरे के बिन मानस इंसानों के बदतरीन दुश्मन हैं और उनको चबा जाते हैं। नहीं, जुंजू के मुंह से मारे खौफ के निकला। तब फिर कबूल कर लो हमारी तजवीज़। नहीं, उसने और ज़्यादा खौफज़दा होकर कहा, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ये बात क्या हुई? इनसे गद्दारी नहीं करूँगा, मौत को गले लगा लूँगा। तुम्हारी मर्ज़ी। जजीरे पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह मालिक है। और फिर वो लम्हा बे लम्हा जजीरे के नज़दीक होने लगे। देखने में वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ नज़र आ रहा था, और अगर उस पर बिन मानस ना होते तो उस पर अच्छा वक्त गुजर सकता था। अचानक जुंजू के मुंह से निकला, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, इन लोगों की फ़िक्र है। ये मेरी वजह से मारे जाएंगे। ना मैं उन्हें फ़ोन करता, ना ये इस वक्त जहाज़ पर होते। अब पछताते रहो, बल्कि जजीरे पर पछताने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कहते हुए राडक हंसा।
फिर जहाज रुक गया, वो और ज्यादा आगे नहीं जा सकता था। अब जहाज से एक बड़ी मोटर बोट उतारी गई, उस पर उन लोगों को लादा गया। झुंझू को भी उस मोटर बोट पर लाया गया। वो कांप रहा था। झुंझू, अब भी सोच लो, एक तरफ हर तरह का ऐशो आराम है, दूसरी तरफ बिन मानसों के जरिए खुद को चबवाना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ है। फैसला तो हो चुका मिस्टर राडक। झुंझू हंसा। ना जाने क्यों अब वो खौफजदा नजर नहीं आ रहा था। ये क्या, यकायक तुम्हारा खौफ कहाँ गया? हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या बात है, अचानक मैं बेखौफ हो गया हूँ। अब एक बिन मानस क्या, चाहे 100 बिन मानस मुझे चबा डालें। हैरत है, कमाल है। खैर तुम्हें ये जजीरा मुबारक हो। छोड़ आओ भाई इन लोगों को किनारे पर। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। मोटर बोट का इंजन स्टार्ट हुआ और फिर वो जजीरे के किनारे की तरफ बढ़ी। किनारे पर पहुंचकर उन्होंने उन सब को उठाकर साहल पर फेंक दिया। रेत होने की वजह से उन्हें खास पर चोट नहीं आई। यूं भी उनमें सिर्फ झुंझू को चोट का एहसास हो सकता था और उनके जिस्म तो वैसे ही बेहिस थे। अच्छा दोस्तों, हम चल दिए। जिंदगी में आखिरी बार देख रहे हैं तुम्हें और तुम हमें, बल्कि झुंझू सिर्फ तुम देख रहे हो, ये बेचारे तो देखने के काबिल भी नहीं हैं। उसके इन अल्फाज के साथ ही मोटर बोट वापस पलट गई। फिर उसे जहाज पर उठा लिया गया और जहाज भी रवाना हो गया। झुंझू किनारे पर खड़ा उसकी तरफ देखता रहा, यहां तक कि जहाज उनकी नजरों से दूर हो गया। अब वो उनकी तरफ मुड़ा। अब मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं दोस्तों, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। काश मैं अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचा सकता। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। वो उनके पास खड़ा आंसू बहाता रहा। फिर बोला, अभी बिन मानस आएंगे और तुम सबको चट कर जाएंगे और साथ में मुझे भी, क्योंकि समुंदर में कूद कर भी मैं खुद को नहीं बचा सकता और बिन मानस भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा मौत तो दोनों तरफ है। मरते वक्त बस ये एहसास रहेगा कि तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। नारियल खाओगे? जजीरे पर एक आवाज उभरी। वो बुरी तरह उछला और उसकी आंखों में खौफ फैल गया। उसने आवाज किसी में देखा, लेकिन कोई भी नजर ना आया। ये कौन बोला था? मारे हैरत के उसके मुंह से निकला। मैं बोला था, आवाज आई। मैं कौन? और उसने दरख्त की तरफ देखा जिसके पीछे से आवाज आई थी। ये लो नारियल खाओ। दरख्त के पीछे से आवाज आई और फिर एक टूटा हुआ नारियल उसकी तरफ उछाला गया। उसने जल्दी से नारियल दबोच लिया। नारियल तो मैं खा ही लूंगा दोस्त, पहले तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? मैं, ये लो, मैं तुम्हारे सामने आ गया। उधर इन पांचों के चेहरों पर जमाने भर की रौनक आ चुकी थी, क्योंकि ये आवाज तो गोया उनकी रूह की आवाज थी। इस वक्त इस जजीरे पर उन्हें इस आवाज के सुनने की तो 1% भी उम्मीद नहीं थी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस जजीरे पर उनसे पहले पहुंच जाएंगे। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इधर वो सामने आ गए। झुंझू उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये आप हैं, यानी इंस्पेक्टर जमशेद? ठीक पहचाना, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुरा दिए। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, बल्कि हम सब कितने खुशकिस्मत हैं। फिर वो उनके करीब आ गए और उन्हें हिलाया जुलाया। फिर झुंझू से पूछा, इनकी ये हालत क्यों है? किसी नशा आवर चीज से उनके जिस्मों को बेबस कर दिया गया है। ओह अच्छा, खैर कोई बात नहीं। उन्होंने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढकना उतारकर उन सब को दवा सुंघाई। फिर झुंझू से बोले, झुंझू साहब, या जो कुछ भी आपका नाम है, ये पिस्तौल हाथ में ले लें और इधर उधर नज़र दौड़ाते रहें। कोई बिन मानस या बिन मानसों का गौल नजर आए तो उनकी तरफ एक फायर कर दें, ये भाग जाएंगे। जी बेहतर। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने साथियों को फिर दवा सुंघाई। आखिर मजीद आधा घंटा गुजरने पर उनके जिस्मों में हरकत के आसार नजर आने लगे। फिर सबसे पहले खान रहमान की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, उसने हमारी तुमसे किन हालात में और कहाँ मुलाकात करवाई। लेकिन जमशेद, हम हैरान हैं। हैरान होना सेहत के लिए बुरा नहीं। हो लो हैरान। वो हंसे। हाय जमशेद, ये तुमने कहा?
हाँ, ये मैंने कहा, और मैं ऐसे और बहुत से जुमले बोल सकता हूँ, उन्होंने शौक आवाज में कहा। खूब खूब मज़ा आ गया, प्रोफेसर दाऊद की आवाज़ उभरी। अभी और आएगा, बल्कि मज़ा ही अब आएगा। लेकिन लेकिन जहाज़ तो जा चुका, महमूद ने परेशानी के आलम में कहा। उसे पकड़ना क्या मुश्किल है, इंस्पेक्टर जमशेद हंसे। आपका मतलब है तैर कर, फारूकी ने बुखलाकर कहा। हद हो गई, अरे भाई, क्या मैं यहाँ तैर कर आया हूँगा? उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। ओहो नहीं, यकीनन नहीं। हाँ, अब बात ठीक ही है। मैं एक लांचनुमा आबदोज पर यहाँ तक आया हूँ। उन लोगों की नज़रों से बचाने के लिए उसे पानी में भेज दिया था। अभी उसे पानी की सतह पर लाता हूँ और फिर हम चलेंगे जहाज़ की तरफ। और अब्बा जान, आपको पता है ये लोग जहाज़ पर हमारे मुल्क की कौन सी हस्ती को ले जा रहे हैं? नहीं, जो ही मैं शहर पहुंचा और तुम लोगों के बारे में तफसील मालूम हुई, मैं समझ गया कि तुम फंस जाओगे, क्योंकि दुश्मन पूरी मनसूबाबंदी करके चला होगा। लिहाजा मैंने तो बस यहाँ आने की मनसूबाबंदी की। लेकिन आपको इस जजीरे का पता कैसे चला? मुझे जजीरे का कोई पता नहीं था। मैं तो जहाज़ के ताक़ुब में निकला था, और जिस लांच पर निकला हूँ वो है भी ख़ास किस्म की। पानी की सतह के नीचे हो तो दुश्मन अपने आलात के ज़रिए उसके सिग्नल नहीं देख सकता, और फिर उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। मैं तो दरअसल जहाज़ से आगे निकल आया था और जहाज़ पर आ जाने का प्रोग्राम बना चुका था कि उसका रुख इस जजीरे की तरफ हो गया। बस मैं इससे पहले यहाँ आ गया। और वो अब्बा जान, ओहो, ये क्या बात हुई? अब्बा जान, वो उन्होंने मुंह बनाया। मेरा मतलब था कि इसकी ज़रूरत नहीं, बस लॉन्च पर सवार हो जाओ। अब जहाज़ पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐन उस लम्हे जंजू के मुंह से दिलदोज़ चीख निकल गई। वो उछल पड़े और उसकी तरफ देखा। वो एक सिमत में नज़रें जमाए हुए था। उन्होंने देखा कि उस तरफ से 5 बिन मानस चले आ रहे थे। ओहो, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फायर की आवाज़ से ही भाग जाएंगे। और जहाज़ अब इतनी दूर हो चुका है कि फायर की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकेगी, उन्होंने कहा, और जेब से पिस्तौल निकालकर बिन मानसों की तरफ 2-3 हवाई फायर कर दिए। बिन मानस तो इस तरह भागे कि जैसे मौत को थामने देख लिया हो। जल्द ही वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गए। उधर साहल पर अब आबदोज का ऊपर वाला सिरा नजर आने लगा। वो बराबर ऊपर आ रही थी, यहाँ तक कि पूरी आबदोज सीता पर आ गई, और उसके बाद उसका खौल उस पर से हट गया। अब वो ऊपर से बिल्कुल एक आम लांच नजर आ रही थी और वो लांच पर सवार हो गए। उस वक़्त उन्होंने देखा कि बिन मानस एक बार फिर उनकी तरफ आ रहे थे, और उन्होंने 2-3 हवाई फायर और कर दिए। उनमें फिर भगदड़ मच गई, और ये देखकर वो हंस दिए। और फिर आबदोज पर खौल आ गया, और उसके साथ आबदोज वहां से तीर की तरह रवाना हो गई। और आप जहाज़ को देखेंगे कैसे? फारूकी ने पूछा। अभी दिखाता हूँ। इस आबदोज में ऐसे आलात लगे हुए हैं, वो पानी के अंदर होते हुए पानी की सतह पर चलने वाले जहाज़ की तस्वीर स्क्रीन पर ले आते हैं। मैं अभी स्क्रीन ऑन करता हूँ। फ़ौरन ही सामने लगी स्क्रीन पर वो जहाज़ नज़र आने लगा, और वो हमसे कोई ख़ास दूर नहीं। हम सिर्फ चंद मिनट में उस तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि आप सब उस वक़्त बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जहाज़ को जाने दें, महमूद ने पुरजोश आवाज़ में कहा। खूब, बहुत खूब, इंस्पेक्टर जमशेद ने खुश होकर कहा। लेकिन अब्बा जान, आखिर हम जहाज़ पर किस तरह सवार होंगे? तैर कर? जी, क्या मतलब तैर कर? उनके मुंह से मारे हैरत से निकला। हाँ, तैर कर। निसफ रात के वक़्त हम आबदोज को सतह पर ले आएंगे और लांच से पानी में उतर जाएंगे। बस उसके बाद जहाज़ के अर्शे पर पहुंचना हमारा काम होगा। सीढ़ी के तौर पर जहाज़ में राड लगे होते हैं। पानी में उतरकर बस पहले राड को तलाश करना होता है, और उसके बाद काम आसान। और तुम लोगों के लिए ये काम मैं करूँगा। आपका मतलब है राड की तलाश का काम? महमूद के मुंह से निकला। वाह रे बाप रे, ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है। दत्त तेरे की, महमूद ने झल्लाकर कहा। उनकी आबदोज जहाज़ के ताक़ुब में आगे बढ़ती रही।
आखिर निसफ रात के वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, बस अब हम ऊपर चलेंगे। चंद मिनट बाद आबदोज सीता पर थी और खोल हट चुका था। आओ भाई चलें, और आबदोज ये हमारे आसपास रहेगी। आबदोज का ड्राइवर बहुत माहिर है, वो बहुत समझदार है और सबसे बढ़कर ये कि पक्का वफादार है। जान दे सकता है, बेवफाई नहीं कर सकता। जब हम जहाज़ पर सवार हो जाएंगे तब वो वापस लौट जाएगा। बहुत खूब। फिर वो पानी में उतर गए और जहाज़ की तरफ तैरने लगे। उधर आबदोज पानी में उतर गई। जहाज़ के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया और जहाज़ के गिर्द चक्कर लगाने लगे। अब उनका सिर्फ सर नज़र आ रहा था, गोया हाथों और पैरों की मदद से वो जहाज़ की सीढ़ी तलाश कर रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो वापस उनके पास आ गए। मैंने सीढ़ी तलाश कर ली है, आओ मेरे साथ। और फिर वो उनके पीछे तैरने लगे। थोड़ी सी देर के बाद वो जहाज़ की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और इस बात से बेखबर थे कि अर्शे पर क्या सूरत हाल पेश आती है। इंस्पेक्टर जमशेद आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो अर्शा उन्हें हल्की रोशनी में साफ नज़र आने लगा। ना ये अंदाज़ा वो ना लगा सके कि इस वक्त अर्शे पर कुछ लोग मौजूद हैं या नहीं। ये बात महसूस करके उन्होंने नीचे की तरफ रुख करके सरगोशी की। ऊपर साफ तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है अर्शा कोई छोटी सी चीज़ तो होती नहीं, उस पर जगह जगह मस्तूल वगैरह भी होते हैं। अब हम नीम तारीकी में कोई उनके पीछे छुपा हो तो कैसे अंदाज़ा लग सकता है। इसलिए सिर्फ मैं ऊपर जाऊंगा, तुम लोग यहीं ठहरोगे। मेरी तरफ से इशारा मिलने पर ही तुम ऊपर आओगे। लेकिन अब्बा जान, इस तरह तो हम सीढ़ी से लटके रह जाएंगे। उससे तो अर्शे पर हालत बेहतर है, फारूक ने घबरा कर कहा। अच्छा, तो फिर सीढ़ियों के बिल्कुल साथ ऊपर आकर अर्शे पर लेट सकते हो। हाँ, ये ठीक रहेगा, महमूद ने फ़ौरन कहा। वो मुस्कुरा दिए और फिर अर्शे पर आ गए। लेकिन वो सीधे खड़े नहीं हुए थे, बस घुटनों के बल रहे और फिर इसी हालत में वो आगे बढ़ने लगे। उनके दाएं हाथ में पिस्तौल भी था, क्योंकि उन पर किसी वक्त भी हमला हो सकता था। इस बात का ज़बरदस्त अमकान था कि दुश्मन उनकी घात में हो। वो आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि निसफ के करीब अर्शा देख डाला। अब वो पहले की निस्बत ज़्यादा साफ देख सकते थे। आस पास खतरा ना देखकर वो सीधे हो गए। अब उन्होंने बकिया निसफ अर्शा सीधे चलकर देखा। इंजन रूम में उन्हें अमला भी गहरी नींद में सोता हुआ नजर आया। गोया सब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। अब तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो वापस नीचे साथियों के पास आए। अर्शे पर कोई भी नहीं है। इंजन रूम में अमला भी सो रहा है। मतलब ये कि हमारे लिए रास्ता साफ है। ये उनकी चाल भी हो सकती है अब्बा जान, फरजाना ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा। हाँ, हो सकती है, लेकिन ये लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि तुम लोग उस जजीरे से ज़िंदा निकल आओगे और आ भी जाओगे इन जहाज़ पर। नहीं, मेरा ख्याल है वो यहाँ तक नहीं सोच सकते और वाकई वो सब के सब नींद के मज़े ले रहे हैं। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करें। हम तो खुद अपने मुल्क की उस शख्सियत के बारे में जानने के लिए बेचैन है। ठीक है, तुमने चूँकि रास्ता देखा हुआ है, इसलिए आगे तुम चलो। अब वो सीढ़ियाँ उतरने लगे। पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल और तीसरी के बाद तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ उतर गए और फिर कैद खाने में दाखिल हुए। पहली कोठरी की सलाखों के पास पहुंचकर उन्होंने देखा नीम तारीक कोठरी में कोई कैदी नहीं था। यहाँ तो इस वक्त कोई कैदी नहीं, फरजाना बड़बड़ाई। आओ दूसरी तरफ चलें। दूसरी भी खाली और फिर तीसरी ने भी उनका मजाक उड़ाया। अब तो इंस्पेक्टर जमशेद चौंक कर वापसी के रास्ते की तरफ मुड़े और धक से रह गए। कैद खाने का बैरूनी दरवाज़ा बंद किया जा चुका था। उस दरवाजे की सलाखें बहुत मोटी थीं और महमूद का चाकू भी अब उनके पास नहीं था। साथ ही उन्होंने आवाज़ सुनी, हा 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 हा। ये हंसी राडक पीटर की थी और वो अपने मतहतों के साथ दरवाजे से काफ़ी दूर खड़ा नजर आया। गोया बाहर से दरवाज़ा बंद करते ही वो पीछे हट गए थे। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कैसी रही? हम ऐसे मौक़ों पर एक ही बात कहा करते थे। जवाब में इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरस्कून मुस्कुराहट के साथ कहा, खूब खूब, ज़रा मैं भी तो सुनूं
क्या कहा करते थे, अल्लाह मालिक है। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे मिस्टर पार्क रेड, आप कोठरियों से इतने फासले पर क्यों खड़े हैं? फारूकी ने हैरान होकर कहा। क्या नाम लिया तुमने मेरा? वो चौंका। राडक पीटर, फारूक बोला। नहीं, बल्कि तुमने कहा है पार्क रीटर, उसने झल्लाकर कहा। ओहो माफ़ी चाहता हूँ, अब और अपनी जगह बदल गए, फारूकी ने बुखलाकर कहा। लेकिन मैं जो तुम लोगों की जगह बदलूंगा उससे तुम मरने के बाद भी नहीं भूलोगे, वो घुराया। ओह अच्छा भाई वाह, फारूकी ने हैरत ज़ाहिर की। ये और आपने फारूकी के सवाल का जवाब नहीं दिया, महमूद ने जल्दी से कहा। कोठरियों से दूर हम इसलिए खड़े हैं कि तुम लोगों के बारे में हमें एक बात बताई गई है। ओह अच्छा, कमाल है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी? मंसूबा बंदी करने वाले जानते थे कि किसी न किसी तरह तुम लोगों को ज़रूर खबर हो जाएगी और तुम जहाज़ पर ज़रूर आओगे, इसलिए तुम लोगों के बारे में हर तरह की मालूमात हमें दी गई थी। तुम्हारा तरीक़ाकार बताया गया कि किस मौके पर तुम क्या कर सकते हो।